हेलो दोस्तों, मैं हूं अंश और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अंश ऑफ स्टोरी पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनाने वाला हूं और मैंने इस कहानी को बहुत ही मेहनत से तैयार किया है ताकि आप सभी को कुछ नया सुनने को मिले। तो चलिए बिना किसी देर के इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। अरण्यगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में विराजू नाम का आदमी अपनी पत्नी लाची और सास ध्रुवंती के साथ घर जमाई बनकर रहता था। अरण्यगढ़ एक ऐसा गांव था जहां परंपराएं बहुत कड़ी थीं और घर जमाई को अक्सर नीची नजर से देखा जाता था। विराजू स्वभाव से बहुत मेहनती और सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसकी सास ध्रुवंती उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। ध्रुवंती को लगता था कि विराजू उसके घर पर एक बोझ है। हर दिन की शुरुआत एक ही तरह से होती थी। जैसे ही सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ती, ध्रुवंती की कर्कश आवाज पूरे घर में गूंजने लगती। अरे ओ विराजू, सूरज सिर पर चढ़ आया है, कब तक खाट तोड़ता रहेगा? उठ और जा, पहले हाट से ताजी सब्जी लेकर आ। विराजू बिना एक शब्द बोले चुपचाप अपनी पुरानी टोकरी उठाता और बाजार की ओर निकल जाता। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर उसने एक भी शब्द का प्रतिवाद किया तो इसका मतलब पूरे दिन भर के क्लेश और झगड़े को न्योता देना होगा। उस विशेष दिन भी जब वह हाट से काफी देर से लौटा तो ध्रुवंती दरवाजे पर कमर पर हाथ बांधे और गुस्से में तमतमाई खड़ी थी। उसने विराजू को देखते ही चिल्लाकर कहा, इतनी देर लगा दी? सब्जी लेने गया था या पूरा जंगल साफ करने का इरादा था? विराजू ने धीमी और थकी हुई आवाज में उत्तर दिया। रास्ते में भोलई काका की बैलगाड़ी दलदल में बुरी तरह फंस गई थी। बेचारे अकेले परेशान थे। उसी को निकालने में मदद करने लगा तो देर हो गई। यह सुनते ही ध्रुवंती जोर जबरदस्ती हंसने लगी और मजाक उड़ाते हुए बोली, वाह, देखो तो पूरा गांव बस तेरे भरोसे ही चल रहा है। पास ही आंगन में बैठी लाची भी अपनी मां का साथ देते हुए खिलखिलाकर हंसने लगी। अपनों की यह हंसी सुनकर विराजू अंदर ही अंदर अपमान की आग में जल उठा। उसे हर पल यही महसूस होता कि इस घर में जमाई बनकर रहना उसकी जिंदगी की सबसे भयानक भूल थी। केवल घर में ही नहीं, गांव के बच्चे तक उसका मजाक उड़ाने से नहीं चूकते थे। जब भी वह कुएं से पानी भरने जाता, पीछे से बच्चों की टोली चिल्लाती, देखो देखो, ध्रुवंती का नौकर जा रहा है। गांव के मर्द भी उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। कोई जानबूझकर उसे रोक लेता और कहता कि जरा मेरे बैल खोल दे। कोई भारी बोरी उठवा लेता और जैसे ही वह काम करके निकलता, सब पीछे से ठाके मारते। विराजू सब कुछ पी जाता, लेकिन रात के अंधेरे में जब सब सो जाते तो उसकी आंखें छलछला आती। कई बार उसका मन करता कि सब कुछ त्याग कर कहीं दूर अनजान जगह चला जाए, लेकिन अपने बूढ़े और लाचार माता पिता की आर्थिक स्थिति याद आते ही उसके कदम ठिठक जाते। उसे डर लगता कि अगर वह यहां से भाग भी गया तो शायद कहीं और भी इसी तरह की जिल्लत और तिरस्कार उसका पीछा करेंगे। कुछ दिनों के बाद ध्रुवंती ने पहली बार विराजू के हाथ पर मुट्ठी भर चांदी के सिक्के रखे। विराजू की आंखें यह देखकर चमक उठीं कि शायद आज उसकी मेहनत का फल मिला है। लेकिन ध्रुवंती ने फौरन आदेश सुनाया, सुन, इनमें से आधे सिक्के तो महाजन खेमराज का पुराना हिसाब चुकाने के लिए दे देना और बाकी बचे पैसों से घर का जरूरी राशन और मेरे लिए थोड़े खुरमे लेते आना। विराजू ने एक उम्मीद के साथ मुस्कुराकर पूछा, और मेरे लिए? क्या मेरे लिए कुछ नहीं लाना? यह सुनकर लाची जोर से हंसी और बोली, तेरे लिए तो मां ने पहले से ही कोने में डंडा संभाल कर रखा है। दोनों मां बेटी की यह क्रूर हंसी सुनकर विराजू का चेहरा एकदम उतर गया। वह बिना कुछ कहे चुपचाप बाजार की भीड़ में खो गया। उस दिन हाट में असाधारण रौनक थी। दूर देश के व्यापारी अपना माल लेकर आए थे। कहीं मसालों की खुशबू थी तो कहीं रंग बिरंगी चूड़ियां और ताबीज बिक रहे थे। पूरा वातावरण ढोल नगाड़ों की थाप से गूंज रहा था। मदारी अपने बंदरों का खेल दिखा रहे थे और सपेरों की बीन की तान पर लोग मंत्रमुग्ध थे। तभी एक विचित्र पोशाक पहने आदमी ने ऊंचे लकड़ी के मंच पर खड़े होकर गला फाड़कर चिल्लाना शुरू किया, भाग्य पत्र ले लो, अपनी सोई हुई किस्मत जगाओ, एक ही रात में निर्धन से धनवान बन जाओ। उसके हाथों में कुछ चमकीले कागज थे जिन पर गहरे लाल रंग की राजकीय मोहर लगी हुई थी। लोग लालच और उत्सुकता में एक दूसरे को धक्का देते हुए वे भाग्य पत्र खरीदने के लिए टूट पड़े। उसी भीड़ में कुछ लोगों की नजर विराजू पर पड़ी और उन्होंने फिर से फप्तियां कसनी शुरू कर दी। अरे देखो, ध्रुवंती का पालतू दामाद यहां क्या कर रहा है? अरे ये भाग्य पत्र क्या खरीदेगा? पहले जाकर अपनी खोई हुई इज्जत तो खरीद ले। पूरी भीड़ विराजू पर हंसने लगी। इस बार विराजू का धैर्य जवाब दे गया। सबके सामने हुई इस बेइज्जती का बदला लेने के जुनून में उसने अपनी जेब से सारे चांदी के सिक्के निकाले
और सबसे कीमती वाला भाग्य पत्र खरीद लिया। अब उसकी जेब खाली थी और मिठाई खरीदने के लिए एक कौड़ी भी नहीं बची थी। जैसे ही वह खाली हाथ घर पहुंचा, ध्रुवंती शेरनी की तरह गरज उठी, मेरा खुरमा कहां है? विराजू ने डरते डरते वह भाग्य पत्र उसकी ओर बढ़ा दिया। फिर क्या था, घर में कोहराम मच गया। ध्रुवंती ने अपनी चप्पल उठा ली और लाछी हाथ में झाड़ू लेकर पिल पड़ी। उस काल रात्रि में दोनों ने मिलकर विराजू की इतनी पिटाई की कि उसकी चीखें बाहर तक गईं। पड़ोसी भी दीवार पर चढ़कर तमाशा देखने लगे। कोई उस पर हंस रहा था तो कोई उस पर कड़वे तानों के बाण चला रहा था। चरम क्रोध और ग्लानि में आकर विराजू ने वह भाग्य पत्र घर के बाहर कूड़े में फेंक दिया और खुद आंगन के एक अंधेरे कोने में पड़ा पड़ा रात भर सिसकियां भरता रहा। जब आधी रात बीत गई और घर के सब लोग गहरी नींद में सो गए, तब वह धीरे से उठा और नम आंखों से विशाल आसमान की ओर निहारने लगा। बादलों की ओट में छिपा आधा चांद उसकी बेबसी देख रहा था। उसके मन में यह विचार पुख्ता हो गया कि शायद विधाता ने उसके भाग्य के पन्नों पर केवल अपमान और दुख ही लिखा है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। ठीक 3 दिन बाद पूरे गांव में बिजली की तरह यह खबर फैल गई कि उसी विशेष भाग्य पत्र पर राजकोष से 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं का विशाल इनाम घोषित हुआ है। यह समाचार मिलते ही विराजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ पांव कांपने लगे। ध्रुवंती और लाछी के चेहरे का रंग उड़ गया। वे अवाक रह गईं। जो औरतें कल तक ध्रुवंती के घर के बाहर बैठकर बुराई करती थीं, वे भी बधाई देने के बहाने दौड़ी चली आईं। देखते ही देखते पूरा गांव विराजू के आंगन में उमड़ पड़ा। विराजू पागलों की तरह उस फेंके हुए भाग्य पत्र को खोजने लगा। उसने पूरा आंगन छान मारा, कूड़े के ढेर खंगाले, गलियों की खाक छानी, यहां तक कि गांव के तालाब के किनारे तक घंटों तलाशी ली, पर वह कागज कहीं नहीं मिला। तभी किसी ने बताया कि गांव का पुराना कचरा आज सुबह ही नगर की सीमा के बाहर ले जाकर जला दिया गया है। विराजू बदहवास होकर उस स्थान की ओर भागा। वहां राख का बड़ा ढेर था, जिससे अभी भी हल्की गर्मी निकल रही थी। विराजू पागलों की तरह घंटों उस राख के ढेर में अपने हाथ मारता रहा। धूल और राख से उसके कपड़े बिल्कुल काले पड़ गए। रोते रोते उसकी आंखें लहू जैसी लाल हो गईं और राख छानते छानते उसकी उंगलियों से खून तक रिसने लगा। मगर वह भाग्य पत्र वहां नहीं था। वहां खड़े लोग उसकी इस हालत पर तरस खाने के बजाय उसका उपहास कर रहे थे। एक बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, जिसकी किस्मत ही फूटी हो, उसके हाथ में आया कुबेर का धन भी राख की ढेरी बन जाता है। जब विराजू पूरी तरह टूटकर और हारकर रात के सन्नाटे में घर लौटा, तो घर की सबसे पुरानी और वफादार दासी खेमली उसके पास आई और धीरे से फुसफुसाकर बोली, मालिक, जिस रात आपने वह कागज बाहर फेंका था, मुझे लगा कि यह कोई जरूरी चीज होगी, इसीलिए मैंने उसे संभाल कर रख लिया था। यह सुनते ही विराजू के मुरझाए हुए शरीर में जैसे प्राणों का संचार हो गया। खेमली ने कोने में रखी एक मिट्टी की पुरानी मटकी में से वह चमकीला भाग्यपत्र निकाला और विराजू के हाथों में रख दिया। विराजू की आंखों से खुशी के आंसू झरने लगे। उसने कृतज्ञता में पहली बार खेमली के पैर छुए। खेमली ने उसे सचेत करते हुए कहा, मालिक, अब वक्त बदलेगा और लोग भी बदल जाएंगे, लेकिन आप संभल कर रहिएगा। उस क्षण विराजू उसकी बात की गहराई को समझ नहीं पाया। जैसे ही यह खबर फैली कि भाग्यपत्र मिल गया है, पूरे घर का वातावरण और रंग ढंग ही बदल गया। वहीं ध्रुवंती, जो हर बात पर उसे कोसती और डंडा उठाती थी, अब अपने हाथों से विराजू के लिए शुद्ध घी के मालपुए बनाने लगी। लाची अब दासी की तरह हर समय विराजू के आगे पीछे घूमती और उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखती। गांव के बीचों बीच एक बड़ी दावत का आयोजन किया गया। दूर दराज के गांवों से लोग विराजू के दर्शन करने आने लगे। जो पड़ोसी पहले उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते थे, वे अब छाती ठोक कर कहते, हमें तो शुरू से ही पता था कि विराजू के चेहरे पर राजयोग है, वह बहुत बड़ा भाग्यवान है। यहां तक कि कंजूस महाजन खेमराज भी खुद कीमती मिठाई का डिब्बा लेकर उसके चरणों में बैठ गया। उसने चापलूसी करते हुए कहा, विराजू बेटा, अब उस पुराने कर्ज की फिक्र छोड़ दो, वह तो कब का माफ हो चुका। पूरी रात उत्सव का माहौल रहा, ढोल बजते रहे और पूरे आंगन को दीपकों की रोशनी से जगमगा दिया गया। ध्रुवंती गर्व के मारे फूली नहीं समा रही थी और आने जाने वाले हर व्यक्ति को बता रही थी कि उसका दामाद अब राजकोष का सबसे बड़ा विजेता बनने वाला है।
किंतु नियति का खेल अब भी समाप्त नहीं हुआ था। जब दावत अपने चरम पर थी, तभी अचानक रात के सन्नाटे को चीरती हुई घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। पूरा आंगन पल भर में शांत हो गया। एक राजकीय घुड़सवार वहां पहुंचा, जिसके वस्त्रों पर राज दरबार की आधिकारिक मुहर लगी थी। उसने एक लंबा पत्र निकाला और ऊंची आवाज में घोषणा की, राज दरबार से विशेष सूचना आई है। पूर्व में की गई इनाम की घोषणा में लिपिकीय भूल हुई थी। उस भाग्य पत्र का असली विजेता कोई और व्यक्ति निकला है। यह सुनते ही जैसे पूरे उत्सव पर पाला पड़ गया। ढोल की आवाजें अचानक थम गईं। लोग एक दूसरे को देख नजरें चुराने लगे। जो लोग अभी तक विराजू के गले लग रहे थे और उसकी चापलूसी कर रहे थे, वे बिना कोई शब्द कहे चुपचाप अंधेरे में खिसकने लगे। ध्रुवंती का गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने भोजन की थाली दूर फेंक दी और चिल्लाई, अभागे, तेरे भाग्य में दरिद्रता और ठोकरें ही लिखी हैं। लाची ने भी उसकी ओर एक घृणित नजर डाली और बिना कुछ बोले घर के अंदर चली गई। कुछ ही पलों में वह रौनक भरा आंगन शमशान की तरह खाली हो गया। जहां अभी हंसी और उत्सव का शोर था, वहां अब केवल सन्नाटा और कड़वाहट पसरी थी। उस काली रात में विराजू पहली बार भीतर से पूरी तरह टूट गया। वह देर रात तक अकेले आंगन में बैठा रहा। उसके सामने रखे दीपकों की लौ धीरे धीरे कांप कर बुझ रही थी। उसे बार बार लोगों के वे झूठे शब्द और वह उपहास सुनाई दे रहा था। तभी उस अंधकार में उसके बूढ़े माता पिता वहां पहुंचे। उसके पिता ने कांपते हुए हाथ से उसके कंधे को छुआ और कहा, चल बेटा, अब बहुत हुआ, अपना स्वाभिमान और मत गिरा। जैसे ही उसकी मां ने ममता से उसके सिर पर हाथ रखा, विराजू का सारा संयम टूट गया और वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। इस बार विराजू ने एक बड़ा फैसला लिया और बिना पीछे मुड़कर देखे अपने माता पिता के साथ हमेशा के लिए उस घर से चला गया। महीने और साल बीतते गए। विराजू ने अपने पैतृक गांव लौटकर एक बंजर और पथरीली जमीन पर खेती करने का दृढ़ निश्चय किया। शुरुआत में वहां के लोगों ने भी उसकी हंसी उड़ाई। किसी ने ताना मारा, ये पत्थर वाली जमीन क्या कभी सोना उगलेगी? पागल हो गया है ये। लेकिन विराजू अब वह पुराना डरपोक विराजू नहीं था। उसने दिन रात एक कर दिया। चिलचिलाती धूप में उसका शरीर काला पड़ गया। मूसलाधार बारिश में वह कीचड़ में ढंसकर अपने खेत जोतता रहा, पर उसने हार नहीं मानी। उसकी अटूट मेहनत का फल यह हुआ कि वही बंजर जमीन धीरे धीरे लहलहाने लगी। उसके खेतों में इतनी भरपूर फसल होने लगी कि दूर दराज के बड़े व्यापारी उसका अनाज खरीदने के लिए कतार लगाने लगे। कुछ ही सालों में विराजू की समृद्धि और उसकी मेहनत की गाथा आसपास के 10 गांवों में फैल गई। लोग अब उसे तिरस्कार से नहीं बल्कि अत्यंत सम्मान के साथ बुलाने लगे। दूसरी ओर अरण्यगढ़ में ध्रुवंती और लाची की स्थिति दयनीय हो गई। विराजू के जाने के बाद घर की बरकत खत्म हो गई। कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि घर के बर्तन तक बेचने की नौबत आ गई। अब गांव वाले उन्हें वही ताने लौटाते जो वे कभी विराजू को देते थे। जिसने एक सच्चे और मेहनती इंसान की कदर नहीं की, उसके घर में सुख और लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। एक रात अचानक फिर से गांव की गलियों में घोड़ों की टापें गूंज उठीं। पूरा गांव किसी अनहोनी की आशंका से बाहर निकल आया। राज दरबार के कई सशस्त्र सैनिक गांव के चौक पर आकर रुके। उनके पीछे एक शाही रथ था, जिस पर रस्सियों से जकड़ा हुआ एक मोटा आदमी सिर झुकाए बैठा था। सबसे आगे खड्डे शाही हरकारे ने नगाड़ा बजाकर घोषणा की, राज दरबार से नया और अंतिम फरमान आया है। पूरा गांव सांस रोककर सुनने लगा। ध्रुवंती और लाची भी फटे हाल कपड़ों में डरते डरते भीड़ के आगे बढ़े। हरकारे ने राजमुद्रा लगा हुआ एक लंबा पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। राजकोष के भाग्य पत्र की गहन जांच अब पूरी हो चुकी है। पूर्व में मंत्री द्वारा की गई घोषणा को पूरी तरह से झूठी और षड्यंत्रकारी पाया गया है। उस भाग्य पत्र का वास्तविक और एकमात्र विजेता विराजू ही है। यह सुनते ही पूरे गांव में खलबली मच गई। तभी सैनिकों ने रथ पर बंधे उस आदमी को नीचे घसीटकर सबके सामने खड़ा कर दिया। वह कोई और नहीं, राज दरबार का भ्रष्ट मंत्री भैरवदत्त था। हरकारा गरज कर बोला, इस मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए और लालच में आकर असली विजेता का नाम रिकॉर्ड से मिटा दिया था, ताकि वह इनाम की राशि अपने किसी करीबी रिश्तेदार को दिला सके। किंतु राज दरबार के ईमानदार लेखपाल ने असली मुहर लगा हुआ मूल हिसाब महाराज के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। अब सत्य सबके सामने है। यह सुनकर ध्रुवंती के हाथ से पानी का लोटा छूटकर गिर पड़ा। लाची की आंखें फटी की फटी रह गईं। गांव वाले शर्म के मारे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हरकारा आगे बोला,
महाराज के विशेष आदेशानुसार विराजू को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ साथ पश्चिमी घाट की एक चमचमाती विशाल हवेली और 30 बीघा सबसे उपजाऊ कृषि भूमि उपहार स्वरूप दी जाती है। इतना सुनते ही वही गांव वाले जो कल तक विराजू को झूठा, अभागा और अपशकुनी कहकर अपमानित करते थे, अब धीरे धीरे अपना सिर झुकाकर सम्मान में खड़े हो गए। तभी शाही सैनिकों के घेरे के पीछे से एक आकृति आगे बढ़ी। साधारण वस्त्र, धूप और मेहनत से झुलसा हुआ सांवला चेहरा और आंखों में एक अजीब सा ठहराव और ठंडापन। वह विराजू था। अब उसके चेहरे पर वह पुरानी बेबसी या डर का नामो निशान नहीं था। उसकी हर चाल में एक नया आत्मविश्वास और गरिमा थी। भीड़ उसे देखकर खुद ब खुद रास्ता छोड़ने लगी। लांची उसे देखते ही पश्चाताप के आंसू बहाती हुई उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन विराजू एक पत्थर की शिला की तरह शांत खड़ा रहा। ध्रुवंती भी कांपती हुई आवाज में गिड़गिड़ाई, बेटा विराजू, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दे और घर वापस आ जा। विराजू ने एक बार ठहर कर उस पूरे आंगन और उन चेहरों पर नजर डाली। यह वही आंगन था जहां कभी उसकी आत्मा को हर दिन कुचला जाता था, जहां उसकी मेहनत का मजाक बनाया जाता था। फिर उसने एक बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, जब मैं खाली हाथ था और मुझे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अब जब मेरे पास सब कुछ है और मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं, तो मुझे किसी के साथ या किसी के रिश्तों की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वह स्वाभिमान के साथ मुड़ा और राज सैनिकों के साथ अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ गया। पीछे ध्रुवंती और लांची जड़वत पत्थर की तरह खड़ी रह गईं और पूरा गांव चुपचाप विराजू को दूर जाते हुए देखता रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए आंसर स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है कि मैं आप सभी के लिए और भी वीडियो बना सकूं। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में।